किसान भाइयों, आज हम जानेंगे जीवाणु खाद की उपयोगिता के बारे में। हमने पिछले भाग में बताया था कि जीवाणु खाद कई प्रकार के होते हैं। उनमें से राइजोबियम जीवाणु खाद का प्रयोग तिलहनी फसल के लिए किया जाता है। अब हम इसे मिलने वाले लाभ और उपयोगिता के बारे में जानेंगे। अगर जीवाणु खाद का प्रयोग किए जाए तो इसका अगली फसल पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलता है। इसके उपयोग से फसल की उत्पादकता में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही यह फसल को पूरे जीवन काल तक फायदा पहुंचाता रहता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि फसल के शुरुआती समय में एक बार रासायनिक खाद का प्रयोग जरूर करें ताकि फसल को तुरंत पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो राइजोबियम कल्चर जो है, राइजोबियम कल्चर का जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, सबसे पहला चीज़ राइजोबियम कल्चर का दलहनी फसल में उपयोग करते हैं। उसमें गांठ होता है और गांठ में जो है बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीराइड कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीराइड। तो उस बैक्टीराइड का जो रंग होगा वह पिंक कलर का होगा। जब उखाड़ करके आप दलहनी फसल का जो भी पौधा है उसको उखाड़ेंगे तो उसमें गांठ देखेंगे, वो गांठ जो है पिंक कलर का होगा और उसी में जो है नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता होती है, वह एक्टिव होता है। क्योंकि कुछ गांठ मरा हुआ भी टाइप का होगा, सूखा होगा, लेकिन जो एक्टिव होगा वह पिंक कलर का होगा। तो इस ढंग से वह जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वह एब्जॉर्ब करता है, गांठ में फिक्स करता है और पौधे को उपलब्ध कराता है। तो करीब करीब इससे 10 से 15, ऐसे तो देखा गया है कि 20-25% तक भी उपज में हमारी वृद्धि हुई है इसके वजह से। लेकिन उपज में ये वृद्धि है और करीब 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन हमारी बचत भी इतना, आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को कम कर दें, यानी 30 केजी का मतलब करीब करीब 62-63 की जो केजी जो है यूरिया आप 1 हेक्टेयर में कम कर देंगे। अगर इसका उपयोग किए हैं बीजोपचार करके तो वो आपके उपज पर कोई कमी नहीं आएगी। तो इस ढंग से हमारे अगली फसल में भी इसका रेसिडुअल इफेक्ट होता है। जो हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालते हैं वह तो तत्काल पौधा उपयोग किया, नहीं तो पानी के साथ घुल करके बह जाता है या हवा में जो है आपको माने उड़ जाता है। ऐसे भी आप डालते हैं, जब भी देखते हैं कि तुरंत जो है वो माने उड़ गया, खेत में वो यूरिया रहता नहीं। तो जो उपयोग पौधा किया नहीं तो फिर किसी न किसी रूप में लॉस हो जाता है। लेकिन जो राइजोबियम कल्चर है, जो बैक्टर के द्वारा जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, वह क्या होता है, वह उसके जड़ में उपलब्ध रहता है या मिट्टी में फिक्स रहा, धीरे धीरे पौधे को उपलब्ध होते रहता है और उसके पूरे लाइफ भर उसको उपलब्ध होता है। इसलिए जो है आप नाइट्रोजन जब भी डालते हैं खेत में तो एक खास पीरियड के बाद फिर पीला होने लगता है। आप टिल्डिंग अवस्था में डाल दिए, जो आपका बहुत कलर निकलता है, तो 20-25 दिन में जैसे गेहूं में आप खाद डालते हैं, फिर देखिएगा कि जब उसमें गांठ बनने लगेगा, बाली निकलने की अवस्था, गेहूं में बाली आ जाएगी, गाभा अवस्था आएगा तो फिर पीला होने लगता है। यानी हमको नाइट्रोजन जो है उसको तोड़ करके उसकी जो क्रांतिक अवस्थाएँ हैं हर अवस्था में देने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम जीवाणु खाद अगर हम डालते हैं तो उसको पूरे लाइफ भर जो है उसको उपलब्ध होते रहता है। तो हमारे एक फ़ायदा ये भी है। उसके बाद जो एक तो आप लोग मान लीजिए कि जो रासायनिक खाद हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारी सोच है कि नहीं हमारी खेत खराब हो रही है रासायनिक खाद के रूप में, या जो भी हम कंपोस्ट डालते हैं, तो कंपोस्ट भी जो डालते हैं वह मिनरलाइज होता है, अंदर में जो है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा करके उसको चेंज करता है, तब पौधे को उपलब्ध होता है। इसीलिए जब भी हम जब फसल लगाते हैं तो शुरुआती डोज में रासायनिक खाद अवश्य कहते हैं डालने के लिए। रासायनिक खाद अगर नहीं डालेंगे तो फिर आपका पौधा का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि रासायनिक खाद जो है तुरंत पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। जो भी पोषक तत्व है
वह, क्योंकि जो जैविक खाद है वह धीरे धीरे वो खाएगा, उसके बाद वह कन्वर्ट होगा, उसके बाद वह उपयोग में आएगा। और यह जो है उसमें एकदम नाइट्रेट या फॉस्फेट के रूप में या वो जो है तुरंत अवेलेबल हो जाता है। इसलिए रासायनिक खाद हमको शुरू अवस्था में हर हाल में देना है, शुरू में। तो इस ढंग से जो है हम उस फर्टिलाइजर को डालेंगे। फसल में फास्फोरस और पोटास बार बार न डालें, जबकि नाइट्रोजन को आप एक बार से अधिक डाल सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस हमेशा उसी जगह पर मौजूद रहता है और नाइट्रोजन पानी या हवा के माध्यम से उड़ सकता है। नाइट्रोजन उर्वरक को पौधे के निकलते समय, उसके बाद बाली निकलते समय देना चाहिए। अब है कि कुछ किसानों भाइयों का ये प्रश्न रहता है कि सर नाइट्रोजन को हम बार बार डालते हैं, फास्फोरस या पोटास को क्यों नहीं बार बार डालते हैं, या बाद में हमने अगर जीरो टिलेज से कर दिया तो फास्फोरस उसमें डालेंगे। अगर फास्फेट आप डालते हैं तो उसका कोई प्रभाव फिर आपके फसल पर नहीं आएगा, उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि जो फास्फेट है वह चलायमान नहीं है, वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा वह। और हमारा जो रासायनिक खाद है जो नाइट्रोजन, उसमें वह चलायमान है, वह पानी में घुलेगा और पौधे को उपलब्ध हो जाएगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को जो है हम जो है एक तो तोड़ करके देते हैं, क्योंकि उसकी जो नुकसान जो हो जाता है हवा वायु में या पानी में घुल करके, इसलिए वह नुकसान हमारा कम हो और पौधे की अधिक से अधिक उपयोगिता बढ़े, इसलिए उसको तोड़ के देते हैं। और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र या पोटासिक फर्टिलाइज़र को हम सबसे शुरू में ही जो देना है वह अंतिम जुताई जब भी हम करेंगे उसी पीरियड में हमको ये फॉस्फेटिक या जीएपी हो, चाहे सिंगल फॉस्फोरस से डाल रहे हों, चाहे एनपीके की थ्रू डाल रहे हों, तो एनपीके की फर्टिलाइज़र जो भी डालेंगे, जो इफको कंपनी वगैरह का आती है, उस सबको शुरू में ही हम डाल देंगे, बाद में उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है, आप सबसे पहला चीज़ कि इसको कब कब डालना चाहिए। हर फसल में अपनी एक क्रांतिक अवस्था होती है। क्रांतिक अवस्था का मतलब है कि उस अवस्था में पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे शुरू में जब वह टिलर्स निकलने लगता है, उस पीरियड में पौधे को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। उसी ढंग से जब उसमें दूध भरने लगता है, बाली है, बाली निकलने लगेगा, जब बाली निकलने लगेगा तब उसके बाद उस समय जो है पोषक तत्व की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो गेहूँ में ही हम जैसे 20 से 25 दिन पर देते हैं, उसका कारण है कि 20 से 25 दिन में कल्ला निकलना शुरू हो जाता है। 18 दिन के बाद उसका मुकुट के रूप में वह उस जड़ में आता है। जलकुंभी को भी उर्वरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या केले के थंब को काटकर 10 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा से अपने खेतों में डाल सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों, इसमें पोटास की मात्रा काफी ज्यादा होती है और इसे डालने से आपके खेतों में पोटास की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा जीवाणु खाद के रूप में एजोला का प्रयोग भी कर सकते हैं। एजोला का प्रयोग 2 टन प्रति हेक्टेयर के रूप में अपने धान की फसल में कर सकते हैं, या फिर नील हरित शैवाल का प्रयोग भी धान के लिए लाभदायक होता है। नील हरित शैवाल का प्रयोग 10 टन कंपोस्ट के साथ 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान के फसल में डालने से फसल में 10 से 15% तक की वृद्धि देखी गई है। जलकुंभी आपके जहाँ पर क्षेत्र में तालाब में कहीं पर जलकुंभी बहुत रहता है। जलकुंभी में जो है फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसको आप गड्ढा खोल करके उसमें डाल देते हैं, उसको ढक दें, उसके बाद वो सड़ जाएगा
अगर उसके कंपोस्ट को 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप खेत में उपयोग करेंगे तो जो 40 किलो स्पूर है उसकी पूर्ति वो स्वयं कर देगा, उसमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। एक तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इतना कॉस्टली है और वह भी हमारा पौधा जो है 15 से 20% उपयोग में करता है जो डालते हैं, वह हमारा पूर्ति ऑटोमेटिक जो है उससे हो जाएगा। दूसरा और उपाय है कि जैसे गोबर गैस बनाते हैं तो गोबर गैस से उसका गैस का आप उपयोग करके उसका जो स्लरी निकला उसको अगर आप वर्मी कंपोस्ट बना लें या उसके स्लरी को ही खेत में अगर डाल देते हैं तो उससे भी आपका ये फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। ये सब ट्राई करके देखा गया है, ये रिसर्च का फाइंडिंग बताया तो ये रिजल्ट आया है। उसके बाद जो भी हुआ आपका जो गोबर की स्लरी है, केला का थम भी बहुत जगह है, केला के थम को अगर आप उसको अगर कंपोस्ट बना सकें, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके उसको गड्ढा में डाल दें और वह सड़ जाता है तो 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर उसको अगर अपने खेत में उपयोग करेंगे, उसमें फास्फोरस जो पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो पोटास की मात्रा की पूर्ति आपको वो स्वयं कर देगा। उसके केला के थम में पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब हमारा जो कुछ जीवाणु खाद है जैसे एजोला है, उसमें कोई कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 मीटर का अगर गड्ढा खुदवा करके और 2-3 फीट गड्ढा करवा दीजिए, नीचे प्लास्टिक बिछवा करके और उसमें एजोला ले लेना है और उसको कच्चा गोबर तो उसको आप एजोला का या तो अगर तैयार मटेरियल है तो उसका 10 किलो यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर हरा एजोला है तो 2 क्विंटल 1 हेक्टेयर में डाल करके पहले तो प्रोडक्शन उसका करना होगा। प्रोडक्शन कीजिएगा तो फिर ज़्यादा मैंने कॉस्ट नहीं पड़ेगा, खर्चा कम लगेगी, तो उसका प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं, डीएपी मैंने माइनर डीएपी वगैरह बीच में डालते रहना है और जो गोबर है गोबर को पानी में घोल करके घोल देना है, वही उसका भोजन का काम करेगा। तो उस ढंग से एजोला अगर तैयार कर लेते हैं, अगर एजोला को आप 2 क्विंटल 5 से 10 सेंटीमीटर जब धान में पानी लगा रहता है तो ट्रांसप्लांटिंग करने के 5-7 दिन के बाद उसको अगर 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप डाल दें तो 25% फर्टिलाइजर आप ऐसे ऑटोमेटिक कम कर दें। तो इस ढंग से जो है एजोला का तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी की तैयारी होती है यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में एल्गी की भी तैयारी मैंने वहाँ एल्गी तैयारी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल जिसको कहते हैं, उसका अगर 10 टन प्रति हेक्टेयर जो आपका कंपोस्ट है वो खेत में डालें और 10 किलोग्राम उसका अगर जब 5-7 सेंटीमीटर पानी लगा है और पूरे खेत में अगर छीट दें तो उससे भी आपका जो है उत्पादन 10 से 15% जो है ऑलरेडी नाइट्रोजन जो है वह आपका माने बचेगा ऊपर। हाँ, यहाँ उपलब्ध बीजी है उपलब्ध। तो वो जो है एक तो उत्पादन जो है 10-15% उत्पादन बढ़ेगा और 25 से 30 केजी नाइट्रोजन जो है आप उसको माने वो अति कंपोस्ट के वो उसके द्वारा जो है माने आप कमी कर सकते हैं। वो अगर डालते हैं 10 किलो तो आप करीब 25 से 30 किलो नाइट्रोजन यानी एक बैग यूरिया जो है ऑलरेडी अगर आप खेत में नहीं भी डालते हैं तो भी उत्पादन आपका स्थिर रहता है। अब बात उठती है कि हम इतना जो है ये सब करते क्यों। आज जो हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं खेत से, एक्चुअली जो भी पहले जो है जो 60 के दशक के पहले हम फर्टिलाइज़र उपयोग में नहीं लाते थे, खाली कंपोस्ट का उपयोग होता था। जो भी हमारे घर से निकला वो तैयार होकर के वो डालते थे। तो जब हमारा उस समय ये आवश्यकता थी कि उत्पादन को हमको बहुत तेज़ी से बढ़ाना था, अब हमारी उत्पादकता जो है धीरे धीरे अब स्थिर हो गई, कहीं कहीं पर अब घट रही है या स्थिर हो गई। पंजाब की स्थिति है घट रही है, बहुत जगह जहाँ टिक पर पहुँच गया अब घट भी रही है। या हमारी अवस्था उसको देखते हुए अब हम सचेत होना चाहते हैं कि जो हमने पोषक तत्व दिया उसका पौधा भरपूर दोहन किया और उससे जो हमारे उत्पादन भी मिला
लेकिन हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो आखिर आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा? तो उसको बचाने के लिए कि मिट्टी हमारा स्वस्थ रहे। जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तभी जाकर के हमारे प्रोडक्शन स्वस्थ होगा। आज जो हमारी तरह तरह की बीमारी है यही इसी सब के कारण कि कितना इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फंजीसाइड यूज हो रहा है। उसका रेसिडुअल इफेक्ट है वह आपका करीब करीब 3-3, 4-4 महीना एक इंसेक्टिसाइड का असर रहता है उसमें। किसान भाइयों, अगर इस तरह से पोषक तत्वों की आपूर्ति करें तो फसल की बढ़ोतरी के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। साथ ही आर्थिक रूप से भी आपको फायदा ही होगा। जीवाणु खाद से जुड़ी और भी जानकारियां हम आपको अगले भाग में देंगे।